हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज़ अंकुर शर्मा। आज जो हमने क्वेश्चंस करने हैं अपने कॉस्ट अकाउंटिंग के लेक्चर में, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे जो हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन से। इन्वेंट्री बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और इन्वेंट्री की क्या खास बात है, अब इन्वेंट्री देखो, हम नॉर्मली सोचते हैं इन्वेंट्री को क्या हम बोलते हैं, स्टॉक भी बोलते हैं। अब ये स्टॉक जो होता है इसकी वैल्यूएशन करना और एप्रोप्रिएट वैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी होता है। और इन्वेंट्री को हम क्या कैसे काउंट करते हैं, देखो, एक तो फिनिश गुड्स होती हैं इसमें, एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस, एक होता है रॉ मटेरियल। ठीक है, ये तीन तरह की इन्वेंट्री जो हैं नॉर्मली पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इन्वेंट्री की, तो उसमें ये भी आ जाएगा जो आपने जो आपका क्या कहते हैं मटेरियल है, और मटेरियल की सप्लाई आ जाएगी, फिर उसको स्टोरेज आप करते हैं, फिर कंज्यूमेबल्स आ जाएंगे, मेंटेनेंस अगर आपने सप्लाई किया इसको तो वो भी इसके अंदर आ जाएगी। पर मेनली जो है वो क्या है, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड रॉ मटेरियल। ये तीन तरह की इन्वेंट्रीज होती हैं जो मेंटेनेंस सप्लाइड है या कंज्यूमेबल्स हैं, इवन लूज टूल्स जो हैं उनको भी आप इन्वेंट्री में काउंट कर सकते हैं। पर मेनली जो हम करेंगे इन तीनों को करेंगे। ये मेन आपका स्टॉक रहता है। एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म में तीनों होता है, अगर एक ट्रेडिंग फर्म है उसमें ज़्यादातर फिनिश गुड्स ही रहती हैं। तो ये इनसे रिलेटेड। अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए आपके पास क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पहले हम मान के चलेंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा। एक तो हमारा ऑब्जेक्टिव है इसका कि फाइनेंशियल पोजीशन जो है आपकी, वो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो डिटरमाइन करना, ये इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। और दूसरा होता है ट्रू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जो है हम डिटरमाइन कर पाएं। ये दोनों ही हमारे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज का ऑब्जेक्टिव रहता है। और इसको करने के काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, जिसमें से जो मेनली सबसे जो पॉपुलर मेथड्स हैं, जो आपने पढ़े भी होंगे अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट रहे हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट रहे हैं, फीफो, लीफो आपने सुना होगा, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज। ये चार मेन मेथड्स होते हैं जिनसे हम वैल्यूएशन करते हैं। इनमें अलग अलग तरह के हम अलग अलग तरह से हम वैल्यूएशन करते हैं अपनी इन्वेंट्री की। सारे मेथड्स जो हैं, चारों के चारों मेथड्स हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है। एम जो है हमारा वैल्यूएशन का, किस वे में हमने इवेल्युएट करना है, वो थोड़ा हमारा डिफरेंट हो जाता है। अब जैसे पहला क्वेश्चन इसका इन्वेंट्री से रिलेटेड है, वो क्या है, द इन्वेंट्री मेथड वेयर द कॉस्ट पर यूनिट इज रिकम्प्यूटेड आफ्टर एवरी एडिशन इन इन्वेंट्री इज नोन एज। क्या करना है, ऐसा इन्वेंट्री मेथड जहां पे कॉस्ट पर यूनिट हर बार दोबारा रिकम्प्यूट की जाती है। ठीक है, इन एडिशन टू एवरी एडिशन इन इन्वेंट्री, जब भी कुछ इन्वेंट्री में ऐड होगा मतलब बेसिकली हम परचेज करेंगे, तब क्या रहेगा, तब हमें पर यूनिट कॉस्ट को दोबारा रिकम्प्यूट करना पड़ेगा। वो ऐसा कब होता है, सिंपल एवरेज में करते हैं, मूविंग एवरेज मेथड में करते हैं, वेटेड एवरेज मेथड में करते हैं, या फीफो मेथड में करते हैं। ये आपको बताना है क्वेश्चन में। अगर आपको बेसिक जो है वो मालूम है इसका तो बहुत आसान है। अगर बेसिक नहीं भी मालूम है तो कोई बात नहीं, अब आपको मालूम पड़ जाएगा, अभी हम कर लेंगे। तो आपको समझना है कॉस्ट पर यूनिट हर बार रिकम्प्यूट जो हम करते हैं वो इसमें करते हैं। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो सबसे पहले इन्वेंट्री आई थी उसको आप सबसे पहले भेजते हो। अगर कोई ऑर्डर आ जाएगा तो जो सबसे पुरानी इन्वेंट्री थी आपकी उसको हम पहले जो है निकालेंगे अपने बिजनेस में से, मतलब सेल करेंगे तो सबसे पहले उसको आउट करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। वेटेड में हमें बार बार जो है वो कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी जब जब नई एडिशन होगी। नया एडिशन मतलब नई परचेज करोगे, क्योंकि हर बार इन्वेंट्री का रेट जो है वह अलग आ जाता है। तो वेटेड एवरेज में हम क्या करते हैं, एक एवरेज रेट निकाल देते हैं और उसी पे हम इन्वेंट्री को वैल्यूएट करते हैं। ठीक है जी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, विच ऑफ दीज इज अ फीचर ऑफ पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड। अब पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड होता क्या है, दो तरह के बेसिक फंडे होते हैं आपके इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर। एक आपका होता है प्रीपेंचुअल इन्वेंट्री मेथड और एक होता है पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड। ये दो मेथड्स होते हैं। तो उसके बेसिस पे आपको आंसर करना है कि किसके बारे में बताना है, पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड के बारे में बताना है, बेस्ड ऑन बुक रिकॉर्ड्स
है ना, कि पीरियोडिक मेथड जो है बुक रिकॉर्ड्स पे बेस्ड होता है। डन ऑन पीरियोडिक बेसिस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये सारे। इनमें से कौन सा है जो आपका फीचर है, किसका फीचर है, आपका इन्वेंट्री पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड का, वैल्यूएशन में पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड का जो है वो आपका ये क्या है, फीचर है। तो आपको समझना है ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला है। पीरियोडिक इन्वेंट्री का मेन डेफिनेशन ही ये है, यहाँ पे बार बार पीरियोडिकली हम क्या करते हैं, पीरियोडिकली हम जो है इन्वेंट्री को वैल्यूएट करते हैं। तो इसका मेन जो फीचर है वो यही है कि इट इज़ डन ऑन पीरियोडिक बेसिस, कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन जो है वो हमें क्या करनी पड़ेगी, रिकॉर्डिंग जो है इन्वेंट्री की बैलेंसेस की, है ना। अब प्रीपेंचुअल में क्या होता है, एक प्रीपेंचुअल सिस्टम भी होता है, मैंने आपको बोला। तो प्रीपेंचुअल सिस्टम में क्या होता है, प्रीपेंचुअल सिस्टम में मेथड रिकॉर्डिंग कब करेंगे, हर एंट्री के बाद करेंगे। जब एंट्री होएगी, कोई भी एंट्री होएगी, है ना, कोई भी सेल या परचेज होएगी, तो उसके बाद आप इन्वेंट्री को क्या करेंगे, वैल्यूएट करेंगे अपनी। तो प्रीपेंचुअल सिस्टम में क्या रहता है, जो इन्वेंट्री हम रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंसेस जो होते हैं इन्वेंट्री के बैलेंसेस, वो हर इशू या रिसिप्ट, मतलब इशू मतलब जब आपने इन्वेंट्री जो है आउट करी बिजनेस में से, और रिसिप्ट का मतलब होता है जब आपने जो है परचेज की होगी और बिजनेस में इन आई होगी। तो प्रीपेंचुअल मेथड के अंदर तो क्या करते हैं, हर बार हर ट्रांजैक्शन के बाद, हर एंट्री, हर इशू के बाद, है ना, हर रिसिप्ट, हर इशू के बाद आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है। लेकिन जो आपका ये पीरियोडिक होता है, इसमें कुछ कुछ पर्टिकुलर पीरियड के बाद ही हम इवैल्यूएशन जो है या एंट्री जो है हम करते हैं, ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं इन्वेंट्री की, और फिर हम एंट्री कर देते हैं। तो हर ट्रांजैक्शन के बाद तो वैसे भी ये पीरियोडिक इन्वेंट्री करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि पीरियोडिक में फिजिकल वेरिफिकेशन होती है। तो हर एंट्री के बाद फिजिकल जो आपकी वैल्यूएशन है, फिजिकल वेरिफिकेशन करना पॉसिबल नहीं रहता है। तो इसलिए ध्यान रखना है प्रीपेंचुअल इन्वेंट्री मेथड और आपका पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड। प्रीपेंचुअल जब हम रेगुलर हर इशू और हर रिसिप्ट के बाद हम इन्वेंट्री को वैल्यूएट करेंगे, और आपका जो दूसरे वाला है पीरियोडिक है, उसमें हम फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद एंड ऑफ अ पर्टिकुलर, नॉर्मली तो हर साल के एंड में ही करते हैं, ऐसा भी नहीं, बट आजकल जैसे कई कंपनीज हो सकता है क्वार्टरली भी करती हैं, बट नॉर्मली तो पीरियोडिक मीन्स हर साल के एंड में ही करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन इफेक्ट्स इनकम स्टेटमेंट ओनली, अंडरकास्टिंग, ओवरकास्टिंग और सब्सिडरी बुक इज एन एग्जांपल ऑफ एरर ऑफ कमीशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर wrongly treated as revenue is an example of error of commission, no entry is needed in case of bill endorsed in favor of creditor। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो एक एक करके स्टेटमेंट्स को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कौन सी ट्रू है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में इन्वेंट्री से रिलेटेड तो एक स्टेटमेंट है, पर पहली जो स्टेटमेंट्स है वो हम इनसे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज पहले कर चुके हैं, तो आपको मालूम होनी चाहिए, है ना। फिर भी नहीं मालूम तो मैं बता दूंगा। देखो इससे शुरू करते हैं, नो एंट्री इज नीडेड इन केस ऑफ बिल एंडोर्स्ड। नहीं जी, बिल एंडोर्स में एंट्री क्यों नहीं होगी? अगर बिल हमने किसी क्रेडिटर को दिया तो मतलब उसको पेमेंट कर दी, तो इसकी तो एंट्री होनी चाहिए, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर रॉन्गली ट्रीटेड एज रेवेन्यू इज एन एग्जांपल ऑफ एरर ऑफ कमीशन, नहीं, ये क्या है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, तो ये भी फॉल्स हो गई। फिर इन्वेंट्री वैल्यूएशन इफेक्ट्स ओनली इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट नहीं, ये बैलेंस शीट पे भी इफेक्ट करेगी, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो बैलेंस शीट में भी डालना है हमने, तो ये भी फॉल्स होगी। अंडरकास्टिंग, ओवरकास्टिंग और सब्सिडरी बुक इज एन एग्जांपल ऑफ एरर ऑफ कमीशन, ये सही है। अंडरकास्टिंग हो गई, ओवरकास्टिंग हो गई सब्सिडरी बुक की या किसी भी अकाउंट की इन पर्टिकुलर, तो दैट इज ऑलवेज अ एरर ऑफ कमीशन। तो आपका आंसर इसमें क्या रहेगा, बी, ठीक है। अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन से आज एक हम कर रहे हैं टॉपिक, फिर जो नेक्स्ट क्लास है उसमें भी हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन ही डिस्कस कर लेंगे, फिर फर्दर कोई और टॉपिक हम पिकअप करेंगे कॉस्ट से या कहीं से भी। विच ऑफ द फॉलोइंग शेल फॉर्म द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट क्या होगा ये आपको बताना है। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट
क्या हो सकता है, इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन मनी बोरोड, ये हो सकता है, इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन मनी बोरोड हो सकता है, या एबनॉर्मल लॉसेस जो हैं वो इसका पार्ट होंगे, या फिर स्टोरेज कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ये इसका पार्ट होगी आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का, और लास्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव। इनमें से कौन सा है जो इन्वेंट्री का क्या होगा, आपका पार्ट होगा, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का। तो आपको इसके रिलेटेड मैं बता देता हूं कि इन्वेंट्री से रिलेटेड कौन कौन से कॉस्ट इसमें आ जाएगा। इन्वेंट्री की स्टोरेज से रिलेटेड कोई कॉस्ट होगा वो आएगा, तो परचेज से रिलेटेड, स्टोरेज से रिलेटेड, ठीक है, कोई भी किसी भी तरह का कोई खर्चा होगा, चाहे आपने परचेज किया, परचेज करके आप ट्रांसपोर्ट करेंगे उसको अपने प्रेमिसेस में लेके आएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, परचेजेस, फिर उसको स्टोर करने के लिए खर्चा, ठीक है, ये मैनेजिंग इन्वेंट्री, जो भी जब तक कि वो अपनी पूरी सप्लाई चेन में जा रही है उसको मैनेज करना उस इन्वेंट्री को, इससे रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट होते हैं। तो इसमें से अगर आप देखो तो ये स्टोरेज कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस के लिए जो स्टोरेज कॉस्ट हमें रॉ मटेरियल रखना पड़ता है ना, रॉ मटेरियल होगा तभी तो आगे वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा, फिर वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा तो फिर आगे फिर फिनिश गुड बनेगी हमारी। तो इन सभी में से जो ये है, दिस इज द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। एडमिनिस्ट्रेटिव तो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होता है, ये फाइनेंशियल का पार्ट है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। देखो, इन्वेंट्री कॉस्ट परचेज मर्केंटाइज लेस डिस्काउंट्स आर टेकन प्लस ड्यूटीज ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पेड, इसके अलावा विद परचेजिंग स्टोरिंग मैनेजिंग थ्रू आउट द ई कॉमर्स सप्लाई चेन, जितना भी आप कोई भी खर्चा करेंगे इससे रिलेटेड वो सब इसमें आएगा। अब आइडेंटिफाई द मेथड इन विच इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट द लेटेस्ट प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट। सबसे लेटेस्ट प्राइस पे जिस पे आप इन्वेंट्री को वैल्यूएट करते हैं वो कौन सा मेथड है, इसमें से लीफो, फीफो, रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, कौन सा मेथड है जो लेटेस्ट प्रिवेलिंग प्राइसेस पे जब आप इन्वेंट्री को वैल्यूएट करते हो, ठीक है, उसकी वैल्यू करते हो किस पे, लेटेस्ट प्राइसेस पे, प्रिवेलिंग प्राइसेस पे, तो ये आपको बताना है, ठीक है। अगर आप देखो लीफो में तो क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, ठीक है, जो सबसे बाद में आया उसको पहले दे दो, इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। वेटेड में आप सारी एवरेज प्राइस लेते हो। ये जो मेथड होता है आपका रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड, ये जो मेथड होता है इसमें जो आपकी वैल्यूएशन की जाती है इन्वेंट्री वो बिल्कुल लेटेस्ट प्राइस पे की जाती है। पूरी इन्वेंट्री को आप कोशिश करते, जो आपकी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन का बेस होता है वो क्या होता है, लेटेस्ट प्राइसेस होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। 4 मेथड मेन होते हैं पर बीच में कुछ और मेथड्स भी होते हैं, जैसे वो बीच बीच मेन क्वेश्चन तो ज़्यादातर आपके लीफो, फीफो और वेटेड और सिंपल से ही आते हैं, लेकिन ये एक क्वेश्चन था जो आने के चांसेस हो सकते हैं आपको कि लेटेस्ट प्राइसेस, ये ध्यान रखना, लेटेस्ट प्राइसेस लिखा है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, तो रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। अब नेक्स्ट अगर हम करेंगे इसमें तो नेक्स्ट आ गया, कंसीडर द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, सिंपल एवरेज, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज। 4 मेथड दिए और आपसे पूछा विच ऑफ दीज डू नॉट मैच करंट कॉस्ट विद करंट रेवेन्यूज, इनमें से कौन सा मेथड है जो करंट कॉस्ट को करंट रेवेन्यू से मैच नहीं करता है, ये आपको बताना है। तो देखो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी कि फीफो, लास्ट इन ये फीफो है, ये लीफो है शॉर्ट में जब हम बोलते हैं, ये सिंपल एवरेज, ये वेटेड। 4 मेन मेथड्स हैं, इसमें से बताना कौन सा है जो करंट कॉस्ट को करंट रेवेन्यू से मैच नहीं करेगा, कौन सा है इसमें से। तो आप में देखो बहुत सारी ऑप्शन दी हुई है, इसमें से जो आपका आंसर बनना चाहिए, देखो मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन डू नॉट मैच, इनमें से एक ही है जो मैच करता है, वो है थर्ड वाला, ठीक है, करंट कॉस्ट विद करंट रेवेन्यूज, ये लास्ट वाला मैच करता है। 1, 2, 3 ये नहीं करते, तो आपके उस हिसाब से आंसर होना चाहिए 1, 2 एंड 4। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट जो है आपका, वो कभी भी आपकी क्या करता है,
वो क्या करता है, वो करंट कॉस्ट को करंट रेवेन्यू में से मैच करता है, लेकिन जो ये बाकी हैं 1, 2 एंड 3 ये करंट कॉस्ट को करंट रेवेन्यू से मैच नहीं करते हैं। ध्यान रखना है आपको इस चीज़ का। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है पर उसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो अब फर्दर हमारा क्वेश्चन आ गया इसमें, अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंट्री इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्राइस और करंट रिप्लेसमेंट के कॉस्ट। अब जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन होती है, जितना भी इन्वेंट्री वैल्यूएशन से रिलेटेड हमारे मेथड्स और सब कुछ जो डिफाइंड है, हमारे रूल्स रेगुलेशंस एवरीथिंग है ना, जिस पैरामीटर्स में हमने इन्वेंट्री को वैल्यूएट कर रहा है वो डिफाइंड कहाँ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में डिफाइंड है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री से रिलेटेड है ये टॉपिक। तो बोलता है उसके बेसिस पे अगर हमने बताना हो तो इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू किया जाता है, कॉस्ट प्राइस पे किया जाता है या करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे किया जाता है, ये लिखा हुआ है। तो आपको बताना है ये बात ट्रू है, पार्टली ट्रू है, फॉल्स है, या इनमें से कुछ भी नहीं है, ये बताना है। ट्रू, फॉल्स, पार्टली ट्रू, ये है ना, ट्रू है, फॉल्स है, पार्टली ट्रू है, कि थोड़ा सही है थोड़ा गलत है, क्या है ये बताना है आपको। तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अब आपने शायद किया हो, प्रूडेंस प्रिंसिपल भी हमने किया हुआ है ना, कंजर्वेटिज्म हम करते हैं प्रिंसिपल, एक है ना बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। वो क्या बोलता है, इन्वेंट्री जो है आपकी, स्टॉक जो है वो मार्केट प्राइस और कॉस्ट में से जो कम है उसके ऊपर वैल्यू करते हैं। तो इसको जब आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या डिफाइंड है, ये स्टेटमेंट डिफाइंड है, ना कि ये करंट प्राइस और करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, नहीं सॉरी, कॉस्ट प्राइस एंड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। यहाँ पे क्या है, कॉस्ट प्राइस तो ठीक है, फिर कॉस्ट प्राइस के साथ क्या होना चाहिए, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस को करंट प्राइस भी कह सकते हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट नहीं लेकिन करंट प्राइस कह सकते हैं। लेकिन उसमें भी ये बात है कि मार्केट प्राइस और कॉस्ट इसमें से जो कम है उसके ऊपर आप इन्वेंट्री को वैल्यूएट करोगे। क्यों, बात आती क्यों, कंजर्वेटिज्म। अब मान लो आपकी इन्वेंट्री जो है वो 30,000 रुपए की है, उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 50,000 है, तो आप कॉस्ट को किस पे, इस पे इन्वेंट्री को वैल्यूएट करोगे ना, विच एवर इज लेस, प्रूडेंस, ठीक है। अब उल्टा हो जाए, मार्केट प्राइस जो है वो 40,000 है, कॉस्ट जो है 50,000 है। अब ये तो देखो समझ आती है कि आपने विच एवर इज लेस, कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस पे ही हमने लिख दिया, कॉस्ट प्राइस तो हमेशा मार्केट प्राइस से कम ही होती है नॉर्मली। बट देयर आर सम केसेस, ऐसे कुछ केसेस होते हैं जहां पे क्या होता है कि ऐसा भी हो जाता है, आपके पास जो इन्वेंट्री पड़ी है उसका मार्केट प्राइस तो 40,000 है, लेकिन उसकी जो कॉस्ट है वो 50,000 आपको पड़ी थी। कई बार हो जाता है, आउटडेटेड हो जाए आपका स्टॉक या उसकी एक्सपायरी डेट, तो उसकी वैल्यू कई बार गिर जाती है। तो इस केस में क्या होगा, अच्छा मार्केट प्राइस को नेट रिलाइजेबल वैल्यू भी बोलते हैं, ये भी ध्यान, नेट रिलाइजेबल वैल्यू भी कहा जाता है मार्केट प्राइस को। तो अब समझदारी किस में है, जब मेरा स्टॉक इतने का है चाहे इतने का है, अब मेरे को पैसे तो कितने ही मिलने वाले हैं, ये मिलने वाले हैं ना, तो जो मुझे वैल्यूएशन करनी है तो मैं किस पे करूंगा, 50 पे करूंगा या इस पे करूंगा, मैं इस पे करूंगा, विच एवर इज लेस। हमेशा ध्यान रखना है, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस के ऊपर हम हमेशा अपना स्टॉक या इन्वेंट्री को वैल्यूएट करते हैं, है ना। कोई डाउट इसमें। अब मार्केट प्राइस मतलब बेच करके भी मुझे अल्टीमेटली तो मिलेगा इतना ही, यहाँ पे तो कम में ही करते हैं, कॉस्ट के ऊपर ही करते हैं वैल्यूएशन इन्वेंट्री की। लेकिन अगर मार्केट प्राइस आपका कॉस्ट प्राइस से कम हो जाए तो फिर इन दैट केस मार्केट प्राइस पे हम करते हैं। इसको कंजर्वेटिज्म का जो प्रिंसिपल है आपका, जिसमें प्रूडेंस होता है, इंटेलिजेंस होती है कि यू ऑलवेज एस्टिमेट फॉर, यू ऑलवेज प्रिपेयर फॉर लॉसेस एंड नेवर एस्टिमेट फॉर प्रॉफिट्स, उसके बेसिस पे भी यही चीज़ जो है वो सही बैठती है कि मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रिलाइजेबल वैल्यू। तो नेट रिलाइजेबल वैल्यू को आप मार्केट प्राइस भी बोलते हैं, जो मार्केट से मिलेगा। फिर आ जाए रेट ऑफ
द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग देयर मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, ऑल ऑफ दिस। जो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल है आपका, कि किस स्पीड से, रेट मीन्स किस स्पीड से हम रॉ मटेरियल को कंज्यूम कर रहे हैं, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इनमें से किसको डिटरमाइन करने के लिए। इनमें से क्या है जो रेट ऑफ कंजम्पशन से रिलेटेड है, या उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेट ऑफ कंजम्पशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है इनमें से मिनिमम लेवल को, रीऑर्डर लेवल को, मैक्सिमम लेवल को, किस लेवल को डिसाइड करने के लिए। तो आपको समझना है रेट ऑफ कंजम्पशन मींस किस स्पीड से आप अपनी इन्वेंट्री को यूज़ कर रहे हैं, कितनी जल्दी वो वर्क इन प्रोग्रेस में चली जाती है ना, तो और फिर वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स में चली जाएगी। तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल ये तीनों ही चीज़ों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि रीऑर्डर लेवल कर लो या मिनिमम लेवल कर लो या मैक्सिमम लेवल कर लो, वो इसी बेसिस पे तो होता है ना कि आप अपने जो रॉ मटेरियल को है कितनी जल्दी यूज़ में लेके आ रहे हैं। तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, तो आपका आंसर रहेगा इसमें ऑल ऑफ दीज। इन सभी को अगर हम जोड़ दें, इन सभी को अगर हम क्या करें, इन सभी की बात करें, तो इन सभी के लिए ही ये रेट ऑफ आपका कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल जो है एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन डिसाइडिंग ऑल थ्री ऑफ दीज। ठीक है जी। अब ये आया आपका क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा दिखेगा क्वेश्चन, लेकिन घबराना नहीं है। क्या लिखा हुआ है, कुछ डेट्स दी हुई हैं आपको, है ना, 1 ऐसे 1 जनवरी, ऐसे 30, 15 ऐसे करके डेट्स दे रखी हैं, 15, 28। ये आपका क्या है, दिस इज योर, ये आपका मंथ है, 1st, 2nd और 3rd, है ना, 3 मंथ्स है, और ये ईयर है और बीच में डेट दे रखी है फॉर्मेट में, है ना, पजल नहीं होना। अब आपको दे रखा है कि पहले क्या किया, परचेज किया, फिर इशू कर दिया, फिर परचेज किया, फिर इशू कर दिया, फिर परचेज किया, रेट दे रखे हैं अलग अलग, और आपको पूछा है इन्वेंट्री निकालो किस पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड पे इन्वेंट्री निकालो। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे जब आप इन्वेंट्री निकालोगे, देखो पूरे फॉर्मेट तो हमने बनाने नहीं है, क्योंकि तो आपको तो एमसीक्यू आएगा, तो आपको जल्दी से करना क्या रखना है, ऐसे लिख दो परचेज, है ना, सेल, सेल मतलब इशू कह सकते हो आप। तो परचेज में क्या, देखो 400 यूनिट्स लिए, सबसे ये 500 यूनिट्स जो है आपके पास पड़े हुए हैं, ओपनिंग बैलेंस है, इनका रेट क्या है 5, ठीक है। उसके बाद 400 यूनिट आपने ले लिए, इनका प्राइस क्या है 6, फिर आपने इशू कर दिए 300 यूनिट्स। अब ये 300 यूनिट्स जब आपने इशू कर दिए, तो कौन से वाले किए होंगे, मेथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो यानी कि इसमें से किए होंगे। अब इसमें से माइनस कर दो, कितने बच गए, अगर आपने 300 जो है वो 300 जो है वो इशू कर दिए 300, तो 200 बचे सिर्फ, यहाँ पे ऐसे एडजस्टमेंट कर दो यहाँ पे। फिर क्या हुआ, फिर 200 यूनिट और ले लिए, तो 200 यूनिट आ गए 7 रुपीज़ में, ठीक है जी। फिर 300 यूनिट्स और इशू कर दिए, फिर और मेथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, यानी कि उसमें ये 200, एक तो 300 में ये 200 गए होंगे, इसको मिटा देते हैं तो खत्म होगी इन्वेंट्री। इसमें से कितने बच गए, ठीक है, 300 गए थे, 200 ऊपर से गए, 100 इसमें से गया होगा, तो अब ये कितने बच गए, ये 300 बच गए, ठीक है, अलग से लिख लेते हैं 300 बच गए, क्योंकि 100 जो है आपने इशू कर दी। तो अब उसके बाद आ जाए, फिर कुछ बोला है, हाँ जी, फिर बोला है 200 यूनिट परचेज कर लिया 808 रुपए में, ठीक है। उसके बाद और तो कोई एंट्री दी नहीं है, तो अब ऐसे करके अब आप फटाफट से कैलकुलेट कर लेंगे, ये कितना है 1800, ये जो बचा हुआ है ना, ये कितना है 1400, ये कितना है 1600, तीनों का टोटल कर दो, वो आपकी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन आ जाएगी, तीनों का टोटल आएगा आपका 4800। तो ऐसे करके आप इस क्वेश्चन को निकाल लेंगे। ऐसे ही अगर ये लास्ट इन लास्ट आउट या वेटेड का भी हम नेक्स्ट टाइम आएंगे, तो उनमें से कोई मैं देखूंगा अगर कोई इजी, क्योंकि बहुत लेंदी आपको आने वाला नहीं है, तो ये इतना मुश्किल नहीं था, इसलिए मैंने डाल दिया लास्ट इन लास्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इन दोनों के आने के चांसेस जो है वो थोड़े से ज़्यादा रहते हैं इन कंपैरिजन टू एनी अदर मेथड, है ना, क्योंकि इसको कैलकुलेशन करना ज़्यादा, बस ये ध्यान रखना है फटाफट से फॉर्मेट नहीं बनाने लग जाना है, बस फटाफट से कैलकुलेट कर लेना ऐसे जैसे मैंने बताया, ठीक है।
अब जो नेक्स्ट है आपका, अच्छा ये आंसर मैंने बता दिया आपको 4800, देखो ऐसे आ जाएगा, 300 बचे शुरू वाले में से, इसमें से, इसमें से, ठीक है। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू फीफो सिस्टम और इन्वेंट्री वैल्यूएशन। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो सिस्टम है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, उससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, ये आपको बताना है। गुड्स इन स्टॉक रिप्रेजेंट मोस्ट recent purchases. The profit shown under FIFO system are fictitious in nature. The inventory flow assumptions underlying FIFO does not correspond with actual physical flow of inventory items. ठीक है, और in this system older price and less useful inventory value are not reflected. अब इनमें से कौन सी बात है जो इस मेथड के लिए ट्रू है? ठीक है जी। अब पहला क्या कहता है, द गुड्स इन स्टॉक रिप्रेजेंट मोस्ट रिसेंट परचेजेस। ये बात देखो, जब जो अभी हमने मेथड किया उसमें देखो परचेजेस तो हमने भी वैल्यूएट किया ना, उसमें तो सारी एंट्रीज हम नोट तो करते ही हैं, इशू भी नोट करते हैं, परचेज भी, तो ऐसा तो नहीं है, तो दिस इज ट्रू है ना, दिस इज नॉट फॉल्स। प्रॉफिट शोन अंडर दिस सिस्टम आर फिक्टिशियस इन नेचर, बिकॉज देखो आप क्या करते हो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो उस हिसाब से आप कह सकते हो कि आप पुराने प्राइसेस पे ही पहले चीज़ें निकालते हो, तो आप कह सकते हो फिक्टिशियस इन नेचर हो सकता है प्रॉफिट शोन, है ना। फिर अ सिस्टम in this system older prices and less useful inventory values are not reflected, कह सकते हैं क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में पुराना स्टॉक तो पहले निकाल देंगे। अब पुराना स्टॉक जब पहले निकाल दोगे तो यस लेस यूजफुल इन्वेंट्री वैल्यूज तो इसमें दिखेंगी नहीं ना, क्योंकि जैसे ही ऑर्डर आएगा तो आप पहले वाला स्टॉक जो है वो आप आउट करोगे। जैसे आपको सेल का ऑर्डर आएगा, आपको स्टॉक निकालना है, तो आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करोगे, तो पुराने रेट वाली चीज़ें तो दिखेंगी नहीं। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो बची ये इन्वेंट्री फ्लो असम्पशन अंडरलाइंग फीफो डज नॉट कॉरस्पॉन्ड विद एक्चुअल फिजिकल फ्लो ऑफ इन्वेंट्री आइटम्स। ठीक है, द इन्वेंट्री फ्लो असम्पशन अंडरलाइंग फीफो डज नॉट कॉरस्पॉन्ड विद द एक्चुअल फिजिकल फ्लो ऑफ इन्वेंट्री आइटम्स। जो एक्चुअल फिजिकल फ्लो होता है उसके साथ ये जो असम्पशन है ये मैच नहीं करती है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग नहीं होती है। तो ये जो है, ये आपकी स्टेटमेंट जो है इससे रिलेटेड जो है, टॉपिक से रिलेटेड, वो क्या है आपकी जो फीफो मेथड से रिलेटेड, वो क्या है, फॉल्स। तो आपको ये समझना है, देखो इन्वेंट्री वैल्यूएशन हमने की लास्ट, तो ये अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन का क्वेश्चन जो है इसके आने के चांसेस रहते हैं, चाहे आपका कॉस्ट अकाउंटिंग टॉपिक में हो, चाहे कॉस्ट अकाउंटिंग टॉपिक में ना हो, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टू जो है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं वो तो आपके सिलेबस में रहते हैं, वो तो रहते ही रहते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में भी कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेबस में होती है, कभी किसी में नहीं होती, जैसे आपके में तो है। तो आपको तो मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएँ तो भी इंपॉर्टेंट है, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से चले जाएँ तब भी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इस चैप्टर को हमने ध्यान से करना है, और इसी से रिलेटेड फर्दर हम अगली क्लास में भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो आपको ध्यान ये रखना है, जो हमने किया था, इन्वेंट्री के मेन मेथड कौन से हैं, लीफो, फीफो, सिंपल एंड वेटेड, मेनली ये 4 मेथड होते हैं जिससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमने किया कि वो वैसे तो वो पहले भी हम कर चुके हैं कि स्टॉक की वैल्यूएशन जो होती है वो क्या होती है, इट इज़ रिकॉर्डेड एट मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज़ लेस, है ना। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी पॉइंट होता है बहुत बार, अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी ये एक कई बार पॉइंट आ जाता है जिसमें स्टॉक की कॉस्ट भी दी होती है और मार्केट प्राइस भी दिया होता है। तो आपको ध्यान रखना होता है, कहीं भी कभी भी स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है तो मार्केट प्राइस और स्टॉक दोनों में से जो कम हो उस पर करनी है। तो नेक्स्ट क्लास में भी हम जो है इससे रिलेटेड कुछ और MCQs करेंगे, इसी से इन्वेंट्री वैल्यूएशन से रिलेटेड। और तब तक के लिए जो है थैंक यू वेरी मच। आप अपनी जो तैयारी है वो ट्रैक पर रखिए, प्रिपरेशन करते रहिए। मैंने बार बार आपको कहा है कि
जो हम पढ़ रहे हैं ये आपको इसी एग्ज़ाम में नहीं और एग्ज़ाम्स में भी काम आएगा। जिस भी एग्ज़ाम में आपका जो है अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई जो भी क्वेश्चंस आएंगे या कुछ भी टॉपिक होगा अकाउंटिंग से रिलेटेड, क्योंकि हमने बेसिक अकाउंटिंग भी टच की है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी हम अभी कर रहे हैं और कुछ और मेन चैप्टर्स भी। अब देखो दूसरी क्लास में भी हम पार्टनरशिप में स्टार्ट कर दिया हमने। तो जो भी आप पढ़ोगे, जो भी मैं करवाऊँगा, अगर आप इसको ढंग से करेंगे, अच्छे से करेंगे साथ साथ, और अपनी जो प्रिपरेशन है वो इसी पे बेस्ड रखेंगे, इसी के आसपास, तो आप किसी भी एग्ज़ाम में जिस यहाँ पे आपको कॉमर्स से रिलेटेड या अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो यू विल डू फेयर वेल। थैंक यू वेरी मच।